हेलो बच्चों। क्विज वन। ड्रॉ ई वर्सेस आर ग्राफ फॉर दिस चार्ज सिस्टम। ये आपके सामने एक चार्ज सिस्टम रखा हुआ है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करना है। जल्दी से जल्दी इस क्विज का आंसर करो। ठीक है। सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस लेक्चर के बीच में, तो बने रहना। आप ड्रॉ करो ग्राफ। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में देखते हैं कि आपका ग्राफ ठीक है या नहीं। तो वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे, जहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा क्लास 12th का पीसीएम का कोर्स, जो बना है आपके बोर्ड्स, जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना अगर आपको क्लास नोट्स और असाइनमेंट्स चाहिए तो वेलकम अगेन ट्रेंडिंग ट्यूटर। आज है हमारा लेक्चर नंबर 10 और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखने वाले हैं ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। किसी भी रैंडम पॉइंट पे हम ये देखेंगे। और इसके साथ साथ, है ना, इसके साथ साथ हम टॉर्क के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉर्क ऑन डायपोल। तो आई होप आप सबने अपनी पेन और कॉपी उठा के बैठ गए होंगे। लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपका सिलेबस भी कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो मेरे साथ बने रहो। ठीक है, इस चैनल पे बने रहो भाई, कंप्लीट सिलेबस आपका करा दिया जाएगा। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी रैंडम पॉइंट ऑफ डायपोल। डायपोल के कारण किसी भी रैंडम पॉइंट पे, देखो लास्ट क्लास में, है ना भाई, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण, डायपोल के कारण क्यों करनी पड़ी थी। ये सब चीजें आपने समझ ली हैं। डायपोल के कारण ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर हमने की थी और इक्वेटोरियल लाइन पे ही हमने की थी। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें याद है। तो इन दो पे हमने निकाल ली थी। उसके बाद अब हम निकाल रहे हैं भैया किसी भी, जरूरी थोड़ी है यार। है भाई, मेरी बात बताओ, ये आपके पास एक डायपोल सिस्टम पड़ा हुआ है, ये आपके पास एक डायपोल है। अब जरूरी थोड़ी है इसके इस लाइन ज्वाइनिंग पे ही, एक्सियल पॉइंट पे ही कोई चार्ज पड़ा होगा, या सिर्फ और सिर्फ इसके इक्वेटोरियल पे ही कोई ना कोई चार्ज पड़ा होगा। इन्हीं दो पॉइंट्स पे निकाल सकते हैं क्या हम? अगर मैं कहता हूं मेरे पास यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है, ये एक चार्ज पड़ा हुआ है, अब कैसे निकालोगे? यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है, अब कैसे निकालोगे? है यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है, ये तो ना एक्सियल लाइन पे है ना इक्वेटोरियल लाइन पे, तो कहीं पे भी चार्ज रखा जा सकता है। इसमें तो कोई ये थोड़ी है हमें सिलेबस के हिसाब से चलना है। मतलब सिलेबस में दो ही डेरिवेशन है तो वही करनी है सिर्फ। भैया कहीं पे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको डायपोल का पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है, तो बेटा कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, तो सर अब निकालते कैसे हैं? किसी भी रैंडम पॉइंट पे हम कैसे निकालेंगे? देखो, मान लो ये हमारा एक डायपोल सिस्टम है। हम यहाँ पे अपना एक डायपोल बनाते हैं। ये हमारा क्या है? डायपोल। अगर इस साइड एरो में दिखा रहा हूं, मीन्स ये हिस्सा क्या होगा, ये एंड क्या होगा? नेगेटिव, और ये एंड क्या होगा इसका? पॉजिटिव। ठीक है जी। ये एक्स एक्सिस वाली जो लाइन होगी ये इसके लिए क्या है? एक्सियल लाइन। और ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वो इसके लिए क्या है? इक्वेटोरियल लाइन। ये चीज़ हमें पता है। ठीक है जी, हमें पता है। और हम ले लेते हैं कोई पॉइंट है हमारा, मान लो यहाँ पे ये एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं, ये ए हमारा एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डायपोल के कारण, जो डायपोल पी है। ठीक। अब मेरे को ये बताओ, लास्ट क्लास में जो हमने कवर किया था उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता है? हमें पता है कि अगर यहाँ पे एक डायपोल है ऐसे पी, और ये उसके एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट ले लें, तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी कितनी? 2 kp बाय आर क्यूब। ये इसका डिस्टेंस आर। और अगर मुझे इसके यहाँ पे ऐसे एक डायपोल है इस इक्वेटोरियल पे, ठीक है, बीच में इक्वेटोरियल लाइन पे मुझे अगर बताना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इस डायरेक्शन में होगी कितनी? kp/r⁴। ये इंफॉर्मेशन हमें लास्ट क्लास से पता है। तो अब हम यहाँ पे कैसे करें सर? अब ये जो पॉइंट है, ये ए जो पॉइंट है, ये ना तो इक्वेटोरियल पे है ना एक्सियल पे है। हमने कहा ठीक है यार, बात तो सोचने की है तो है नहीं। तो हमने इसको इसके सेंटर से ज्वाइन किया। अभी इसके सेंटर से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। कितने एंगल पे है ये? थीटा एंगल पे है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम ना इस डायपोल को ही रिजोल्व कर देते हैं।
ये हमारा डायपोल, ये हमारा क्या है, डायपोल है। इससे ये थीटा एंगल पे कोई पॉइंट है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा डायपोल को रिजोल्व करूं? देखो प्रैक्टिस करोगे और धीरे धीरे हम सिखा रहे हैं तो आपको पता लगेगा। अब इसको अगर मैं रिजोल्व करता हूं तो मेरे पास दो कंपोनेंट आएंगे बेटा। ये हमारा पी है डायपोल, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा, इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा जो क्या होगा, पी कोस थीटा। और एक इधर की तरफ इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट आएगा, चलो इसको दूसरे पेन से मार्क करते हैं। इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा पी साइन थीटा। ऐसा ही होगा। अब इस ए पॉइंट को देखना, अब मैं इसको इंडिविजुअल बना रहा हूं। कैसे? पी कोस थीटा अलग बनाता हूं और पी साइन थीटा अलग बनाता हूं। ये पी कोस थीटा, पी कोस थीटा के लिए ये ए पॉइंट कैसे लाई कर रहा है, ये एक्सियल पे हो गया उसकी। अब हमारा ये मत लेना कि पी है, पी को हम रिजोल्व कर चुके हैं, पी का केस खत्म, पी का केस खत्म हो गया, हमने यहां पे रिजोल्व कर दिया। ठीक है, तो पी कोस थीटा अब हमारा, जैसे पहले पी था ना डायपोल मोमेंट, अब हमारे लिए ये डायपोल मोमेंट है हमारा। अब हमारा डायपोल मोमेंट क्या है, पी कोस थीटा। पी कोस थीटा के लिए ये क्या हो गया, एक्सियल लाइन पे हो गया। हाँ जी सर। पी साइन थीटा के लिए, पी साइन थीटा तो ऐसे है, पी साइन थीटा ऐसे है, और उसके लिए ये जो बन गया, ये क्या बन गया, ये इसके ए पॉइंट इक्विटोरियल नहीं बन गया, इसके लिए ये पॉइंट इक्विटोरियल लाइन पे नहीं बन गया। अब इक्विटोरियल लाइन पे और एक्सियल लाइन पे तो हमें लिखना आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी आती है, आती है ना। अब देखो मैं ऐसे ही बना रहा हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए, मैं ऐसे ही बनाता हूं। एक मिनट, वो ग्रीन कलर से लिया था ना हमने, लिए लो। ये हमारा पी कोस थीटा, यहां पे ए पॉइंट। अब इस हिसाब से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, E इज इक्वल टू, एक्सियल लाइन के लिए कितनी होती है बेटा, एक्सियल लाइन के लिए कितनी होती है, 2 kp/r³। तो 2 kp/r³, लेकिन p यहाँ पे p नहीं है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे p नहीं है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे p कोस थीटा है। तो 2p कोस थीटा इस साइड आएगी। अब वो जो येलो वाला लाइन था, है भाई, मतलब साइन वाला कंपोनेंट था, ये p साइन थीटा, p साइन थीटा के लिए ये a पॉइंट, इस पॉइंट का नाम भी याद रखना, ये पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट इक्विटोरियल पे लाई कर रहा है। और इक्विटोरियल पे कितनी होती है वैल्यू, के पी साइन थीटा, ये कितनी होती है, के पी साइन थीटा, लेकिन उस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, के पी साइन थीटा को इधर लिखें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इधर भी नहीं, आगे डायग्राम बनाना है, थोड़ा छोटा ही लिख करके लिख देता हूं मैं, के पी साइन थीटा अपॉन r³, इसको भी हम छोटा करके ही लिख देते हैं। डायरेक्शन हमने दिखा दी, ये होती है 2 kp कोस थीटा अपॉन r³। अब ध्यान दो ए पॉइंट को, अब किस पे ध्यान देना है आपको, ए पॉइंट पे ध्यान दो। ये हमारा ए पॉइंट है, इस पे एक फील्ड लग रही है इधर, एक फील्ड लग रही है इधर, और दूसरी फील्ड किधर लग रही है, इधर लग रही है, दूसरी फील्ड इधर लग रही है। ठीक है, डायपोल का क्या सिस्टम है इस टाइम, अगर मैं डायपोल बनाऊं,
ये पी कोस थीटा और ये पी साइन थीटा। सिस्टम हमारा कुछ ऐसे बना हुआ है अभी, ठीक है। सिस्टम हमारा कुछ ऐसे बना हुआ है, ये चीज। अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुई होंगी बातें, ठीक है। वो टुकड़ों टुकड़ों में हम चल रहे थे ना, ताकि आपको समझ आ जाए। ये वाली वैल्यू के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और ये वाली वैल्यू 2 kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। बताओ, अब यहां पे जो नेट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, वो किस साइड होगी और कितनी होगी? है भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किधर होगी? अब ये दो वेक्टर हो गए ना, ये दो क्या हो गए बेटा? वेक्टर्स हो गए। अब ये दो अगर वेक्टर हैं, वेक्टर का आपको रेजोल्यूशन लेना आता है, नेट निकालना आता है। ई नेट निकालने के लिए अगर तुम पैरेललोग्राम लो लगाओ तो यहाँ पे आएगी आपकी ई नेट। और दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हैं तो उनकी जो ई नेट निकलेगी, उनकी जो ई नेट निकलेगी वो कैसे निकलेगी? अंडर रूट ये 2 kp ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा kp कोस थीटा, यहाँ पे kp कोस थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है जी। kp kp अपॉन आर क्यूब, kp अपॉन आर क्यूब तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं इसको। फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा? डायग्राम मेरे हिसाब से सबको समझ आ गया होगा। ये है हमारे पास, अब kp अपॉन आर क्यूब यहाँ से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा? 4 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, 2 kp के साथ कोस है ना, यहाँ पे हम गड़बड़ हो रही थी। यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ पे हमारा कोस थीटा है। यहाँ पे भी ठीक करना पड़ेगा। 2 kp कोस थीटा अपॉन kp साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको किसी एक एंगल की टर्म में रख लो। मान लो अगर कोस की टर्म में रखते हैं तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि साइन को हम कैसे लिखेंगे? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना बना? 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो ये आई हमारी ई नेट। अच्छा, इसमें बच्चे पूछ रहे होंगे सर ये आर, आर कौन सी वैल्यू है? आर ये है बेटा जो इसका यहाँ से डिस्टेंस है, ठीक है ना। डिस्टेंस को ही हम आर लेते थे, तो डिस्टेंस क्या है हमारा? आर। तो ये हमारा क्या रिजल्ट आया? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी रैंडम पॉइंट। किसी भी रैंडम पॉइंट पे अगर हमें डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और वो जो रैंडम पॉइंट है वो डायपोल से आर डिस्टेंस पे है और थीटा एंगल बना रहा है। किस पे है? आर डिस्टेंस पे है और थीटा एंगल बना रहा है। अब देखो, अब यहीं पे अगर ये एंगल जीरो हो जाए, यहाँ पे ध्यान देना, इस वाले फिगर में अगर ये एंगल जीरो हो जाए तो ये एक्सियल लाइन पे आ जाएगा। आप यहाँ पे एंगल जीरो जीरो करके देखो,
ठीक है, एंगल को क्या लो, जीरो लेके देखो, आपका सेम रिजल्ट आएगा। एंगल जीरो होगा, सॉरी, एंगल जीरो होगा, कोस की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी, थ्री माइनस वन, टू, टू क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। आई बात समझ, क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक और साइन की थोड़ी सी, फोर होके अंडर रूट से टू आपका बाहर आ जाएगा, रिजल्ट क्या बन जाएगा, फॉर एक्सियल पॉइंट। चलो इसको कंटिन्यू करता हूँ मैं। एंगल जीरो कर दो, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये क्या बन जाएगा, एक्सियल पॉइंट बन जाएगा। एक्सियल पॉइंट बन जाएगा और ई की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, टू के पी बाय आर क्यूब। अगर थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो ये इक्विटोरियल पॉइंट बन जाएगा। ये क्या होगा, इक्विटोरियल पॉइंट बन जाएगा और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, क्लियर है? अच्छा सर, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की ये जो निकाली, ये तो मैग्नीट्यूड था, ये जो निकाला ये तो क्या था, मैग्नीट्यूड था। डायरेक्शन की अगर हम बात करें, है भाई, डायरेक्शन की अगर हमें बात करनी हो तो फिर क्या होगा, तो फिर देखो क्या होगा। डायरेक्शन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल से ली जाती है डायरेक्शन। डायरेक्शन कहाँ से ली जाती है बेटा, हॉरिजॉन्टल से ली जाती है। तो हॉरिजॉन्टल से ये जो डायरेक्शन है, ये हमारे लिए क्या होगा, अल्फा। इसको हम मान लेते हैं अल्फा, और ये जो एंगल था ये क्या है, थीटा। अब थीटा एंगल से और अल्फा मुड़ गए आप, ठीक है, थीटा एंगल से अल्फा और मुड़ गए, भैया आप ऐसे जा रहे थे, ठीक है, ये आपकी रोड थी, सिंपल सिंपल, ये आप थीटा एंगल पे जा रहे थे, थीटा एंगल से जाते जाते, ये कितने एंगल पे चल रहे हो, थीटा एंगल पे चल रहे हो, थीटा एंगल से जाते जाते आप इधर अल्फा एंगल और मुड़ गए। यही तो हो रहा है, इधर ही है ना हमारी ई नेट। तो हमारी ई नेट की जो डायरेक्शन होगी वो हॉरिजॉन्टल से अगर हम लें, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ई नेट क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, थीटा प्लस अल्फा। क्या होगी, थीटा प्लस अल्फा। और यहां से टेन अल्फा तो निकल सकता है, टेन अल्फा तो यहां से निकल सकता है ना। ठीक है, अल्फा की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, अल्फा यहां से निकालना है तो यहां से टेन अल्फा निकाल लो पहले। टेन अल्फा क्या आएगा, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब अपॉन टू के पी कोस थीटा अपॉन आर क्यूब। तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, के पी से के पी कैंसिल, ये क्या बच गया हमारे पास, वन बाय टू साइन थीटा, वन बाय टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू वन बाय टू टेन थीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, टेन इनवर्स वन बाय टू टेन थीटा, टेन इनवर्स वन बाय टू टेन थीटा। तो डायरेक्शन ऑफ ई नेट क्या आ गई, थीटा प्लस अल्फा। तो थीटा प्लस टेन इनवर्स वन बाय टू टेन थीटा। ठीक है, ये हमारी ई नेट की डायरेक्शन आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों चीजें बतानी थी। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी लिख देते हैं इसी स्लाइड पे। कितना आया, के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट थ्री कोस स्क्वेयर थीटा प्लस वन।
तो ये अपना जर्नल फॉर्मूला भी अपना याद कर सकते हो। ये आपके लिए क्या है, जर्नल फॉर्मूला है। थीटा की वैल्यू इसमें 0 डालोगे तो एक्सियल पॉइंट के लिए बन जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू आपने 1 डाली तो ये किसके लिए बन जाएगा भाई, आपका इक्वेटोरियल के लिए। 90 मतलब 1 का मतलब, ठीक है, 0 और थीटा की वैल्यू 90। अब ये है, ये आपको रीड करना है, कभी भी आपसे पूछा नहीं जाएगा, कहीं पे भी पढ़ो, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड्स और जेई। ठीक है, ना तो ये बोर्ड्स के लिए चाहिए, ना ही ये जेई के लिए चाहिए। होता क्या है, आइडियल डायपोल की अगर हम बात करें, अगर तुम सेपरेशन जीरो कर दो यार, सेपरेशन क्या कर दो, जीरो कर दो, और चार्ज क्या कर दो, इनफाइनाइट कर दो। मतलब दो चार्जेस थे ना, इक्वल एंड ऑपोजिट, और उनके बीच में सेपरेशन थी 2a। इसको हम क्या कहते थे, डायपोल कहते थे। मतलब तुम इनको बहुत पास पास कर दो, बहुत क्या कर दो, पास पास कर दो, दिस 2a सेपरेशन जो है दैट टेंड्स टू जीरो, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और चार्ज क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। तो जब आप डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकालोगे, आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन, ये एक फाइनाइट वैल्यू ही आएगी। सर इनफाइनाइट को, है ना, चार्ज तो हम क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट कर रहे हैं, तो बेटा उसको टेंड्स टू जीरो जब आप करोगे तो एक फाइनाइट ही तो वैल्यू आ जाएगी। इन्फिनिटी को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो यार जीरो ही आएगा अगर देखो तो ऐसे डायपोल को जिसमें ये दो कंडीशन फॉलो हों, और डायपोल मोमेंट की एक फाइनाइट वैल्यू आए, मतलब सेपरेशन बहुत कम है, चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और डायपोल मोमेंट की एक फाइनाइट वैल्यू आती है, उसको हम क्या कह देते हैं, आइडियल या पॉइंट डायपोल। आइडियल या पॉइंट डायपोल, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, और इसके बारे में आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो भाई इसको रीड करते हैं। टू identical electric dipole are placed along the diagonals of a square ABCD of side 2 meter as shown. Obtain the magnitude and direction of the net electric field at center of a square. ये O पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है डायपोल के कारण। अब ये जो दो बने हुए हैं, ये डायपोल सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, घर पे आप सोल्व अपने आप करोगे। तो भाई ये नेगेटिव से पॉजिटिव, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे नोमेनक्लेचर नहीं किया गया है, मैं एक बार यहाँ पे नोमेनक्लेचर कर देता हूँ कि ए बी सी डी हमारे कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है हमारा ए, ये बी, ये सी, और ये डी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे दो डायपोल सिस्टम बन रहे हैं, बी डी और ए सी, बी डी और ए सी, ठीक है। वहाँ से निकाल लो। अगर आपको डायपोल सिस्टम से नहीं निकालना, आप इंडिविजुअल भी निकाल सकते हो। अब इसको सोल्व करने के आपके पास दो मेथड हैं, ठीक है। एक चार्ज के कारण भी आपको पता है, डायपोल के कारण भी आपको पता है, कौन सा प्रेफर करना है, डायपोल वाला प्रेफर करना है। क्यों सर, उन्होंने बोला हुआ है, इसकी साइड दी हुई है √2 मीटर। तो चलो जी, यहाँ पे ऐसे होगा, डायपोल हमारा इस लाइन पे ही लाई करेगा, और इस लाइन पे ही जब ये डायपोल लाई करेगा तो इधर इसके कारण, ए सी के कारण इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बताओ। ओ पॉइंट पे ए सी के कारण, मतलब ऐसे आपका ये डायपोल है, ठीक है। डायपोल की डायरेक्शन ये है, ये और ये क्या है, लाइन जॉइनिंग है, एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या बनेगी, इधर, इधर भी डायरेक्शन क्या बनेगी, इस साइड बनेगी, ऐसे ही बनेगी। तो अब हमारे ए सी में, ए और सी के बीच में जब डायपोल जो बनेगा, ए और सी के बीच में जो डायपोल बनेगा, उसकी डायरेक्शन, वो डायपोल की डायरेक्शन ऐसे होगी, और ये पॉइंट उसी लाइन जॉइनिंग पे ही लाई करेगा, ये पॉइंट उसी लाइन जॉइनिंग पे ही लाई करेगा बेटा।
करेगा ना? तो यहाँ पे डायरेक्शन बनाओगे आप, प्लस ऐसे ही इधर एक डायपोल सिस्टम है, नेगेटिव से पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होती है, ऐसे जाएगा। अब इनके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो इस पॉइंट पे, इनके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो इस पॉइंट पे। इधर मैंने बना दी, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। एक के कारण भैया इधर रहेगी, एक के कारण इधर रहेगी, एक के कारण इधर रहेगी, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ई नेट आपका इधर आएगा, ठीक है, ई नेट आपकी इधर आएगी, और ई नेट की जो वैल्यू भी आएगी वो √2 ई आएगी। इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण भी ई मान लेना, इसके कारण भी ई मान लेना, क्योंकि दोनों के कारण बराबर आएगी, और उसकी वैल्यू लिख दो। ये आप घर से करके आना है इसको, ठीक है, फिर डिस्कस करना अगर किसी को कोई डाउट है तो। क्लियर है? चलो, अब आपके टाइम आ गया है, आपको क्विज 1 का भी सॉल्यूशन दिया जाए। देखो, आपने बना लिया होगा, ठीक है, उम्मीद तो मेरी यही है कि आपने इसका पैटर्न बना लिया होगा। सबसे पहले अगर मैं इसका पैटर्न ही बनाता, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बनाता, तो क्या बनता है ना? इन दो चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती भैया? इधर निकलती, इसके कारण इधर, बीच में आपको पता है नल पॉइंट आता, बीच में क्या आता? नल पॉइंट आता। तो E वर्सेस R का ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे रीजन डिवाइड करूँ, मतलब इस चार्ट से बाहर का रीजन, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3, ये चीज़ ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा, एक चीज़ और, चलो हाँ, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, आर की वैल्यू कम है, तो ई की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। ई की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। फिर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ई की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। बीच में यहाँ पे क्या आएगा? एक नल पॉइंट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? एक नल पॉइंट आएगा। नल पॉइंट का मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में दूसरी साइड क्या होती जाएगी? ये बढ़ती जाएगी। सर यहाँ पे नहीं समझ आया, ये क्यों बढ़ रही है भाई? ये चीज़ आपको नहीं समझ आई क्यों बढ़ रही है? तो इसका पैटर्न बनाओ। कैसे? एक पॉजिटिव चार्ज ये है, एक पॉजिटिव चार्ज ये है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाती, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा कम होती जाएगी। एक को हम रेड से दिखाते हैं, मान लो ये रेड वाला है। अब रेड वाले के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, इस जगह पे ऑब्जर्व करो, देखो बीच में कहीं ना कहीं ये क्या हो रही है? 0 भी हो रही है, बीच में कहीं ना कहीं 0 हो रही है इधर। अब एक रीजन ये बना 1, और एक रीजन हम ये बनाते हैं 2। पहले 2 वाले को देखो, राइट साइड में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेफ्ट साइड में मतलब ब्लैक वाली ज़्यादा है, रेड वाली क्या है? कम है। तो ओवरऑल डायरेक्शन किस तरफ आती? ब्लैक वाली की तरफ आती, जो क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किस में ली? पॉजिटिव में ली। जब हम 1 वाली साइड पहुंचते हैं, देखो बीच में 0 आ गई, ये हमारा 0 का पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है, ठीक है। यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? 0 हो गई, बीच में 0 हो गई। लेकिन फिर पलटी कहाँ? हमारी डायरेक्शन के कारण, क्योंकि दूसरे चार्ज के कारण रेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और ब्लैक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कम है। तो ओवरऑल डायरेक्शन कहाँ आएगी? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में मीन्स, लेफ्ट साइड में का मतलब क्या है? कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में है, ठीक है, माइनस एक्स एक्सिस में चली जा चुकी है, माइनस आई कैप में जा चुकी है। क्लियर है? तो ये वाला इस चार्ज के कारण डोमिनेंस में आया।
क्लियर हो गया? अब रीजन 1 और रीजन 3 में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज़ीरो हो सकती है? भाई नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। इधर भी इस डायरेक्शन में होगी और इधर भी इस डायरेक्शन में होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम। ऐसे ही इधर भी ये इस डायरेक्शन में और इधर भी इस डायरेक्शन में, कभी भी सेम, मतलब दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। लेकिन इधर क्या है, प्लस एक्स एक्सिस में है, प्लस आई कैप में है, और इधर क्या है, रीजन 1 में माइनस एक्स एक्सिस में है, नेगेटिव में है। ठीक है जी। तो फिर कैसे बनेगा ग्राफ? ग्राफ कैसे बनेगा? उधर पॉजिटिव में दिखाओ। अब पॉजिटिव में जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा, वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ये ऐसे वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इधर नेगेटिव में, इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में। तो ग्राफ आपका ओवरऑल ये ग्राफ बनेगा। जिस बच्चे का ऐसे बनाया है उसका ठीक है। ठीक है, ये जो आता है बेटा ग्राफ, ये आता है जेई एडवांस में। एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है ये। एडवांस में ऐसे ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल आता है भाई, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो ये एडवांस का ग्राफ था। तो ऐसे ही क्विज़ेस के लिए अब तैयार रहना। आपने जितनी भी पढ़ाई की है ना, मतलब जितनी भी क्लासेस लगाई हैं अभी तक, उनमें अब जितना हमारा सिलेबस हो चुका है उसके बेसिस पे मैं आपसे ऐसे ही क्विज सेशन लिया करूँगा। एक दो क्विज़ आपको डेली देखने को शायद मिल जाए, और होगा उन्हीं क्लासेस पे ही। अब जैसे ये है, ये भी आप करके आओगे। एक क्वेश्चन ये था आपको करने का, अब देखो ठीक हुआ या नहीं हुआ। एक क्वेश्चन और है, ये भी आप ही के लिए है। ठीक है, ये भी आप ही के लिए है, इसको क्विज 2 बोलो। ये भी आपका होमवर्क में ही रहने वाला है। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। सॉल्यूशन किस में होगा, नेक्स्ट क्लास के एंड में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट क्लास के एंड में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आपके जेई का है। ये क्वेश्चन भी आपके जेई का है। आई डोंट नो 2022 का है या 2023 का है, मेरे ध्यान नहीं है, लेकिन ये जेई का क्वेश्चन है। क्लियर? ठीक है जी। तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ आ गया है। नहीं आया तो ध्यान से देखना। हाँ, एडवांस का कॉन्सेप्ट है, हो सकता है दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, झेल लेना। धीरे धीरे ही बनेगा बात। चलो, कॉन्सेप्ट 2 आज का हमारा क्या है, हम पढ़ेंगे डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। मीन्स अगर आप डायपोल को, अगर आप क्या करते हो, डायपोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हो। एक्सटर्नल फील्ड का क्या मतलब है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डायपोल की नहीं है, किसी एक्सटर्नल सोर्स से आपने क्रिएट की है। ठीक है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स लगा के आपने क्रिएट की है, जैसे भी आपने की है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट द फील्ड ऑफ डायपोल, इज नॉट द फील्ड ऑफ डायपोल। डायपोल की खुद की भी फील्ड होगी, हम उसकी बात नहीं कर रहे अभी। ठीक है, चलो, मान लो ये एक डायपोल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव पी की हमारी डायरेक्शन हो गई। जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का आपको बहुत अच्छे से पता है। और यहाँ पे ये थीटा एंगल पे क्या किया हुआ है, इंक्लाइन किया हुआ है डायपोल को। इतनी बात ठीक है? ओके सर, अब क्या होगा आप बताओ। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में ये भी एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है। अब डायपोल है तो एक चार्ज का ही सिस्टम, डायपोल है तो यार मेरे हिसाब से एक चार्ज का ही सिस्टम है। चार्ज का ही सिस्टम है तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर एक फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज पे Q टाइम्स E फोर्स लग जाएगा। मान लेते हैं ये चार्ज कितना है, Q है, और ये माइनस Q है हमारा। और इस पे नेगेटिव पे क्या लगेगा, एक नेट फोर्स इधर लगेगा, QE।
ठीक है, देखो अब यहां पे एक चीज समझना, क्या ये डायपोल आगे मूव करेगा? ठीक है, विल डायपोल मूव, मूव करेगा? सोचो, क्या डायपोल ये मूव करेगा? पता नहीं सर, पता नहीं चल रहा, है ना। अब थॉट प्रोसेस क्या है भैया, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कब मूव करता है? क्लास 9th में आपने पढ़ा है, जब उसके ऊपर क्या लगाया जाए? फोर्स लगाया जाए। जब उसके ऊपर क्या लगाया जाए? फोर्स लगाया जाए। तो हाँ सर करेगा, दो दो लग रहे हैं फोर्स, तो बहुत बढ़िया, है ना। फोर्स लगाने का मतलब क्या है? नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो ना हो। एफ नेट अगर जीरो नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा, 100% करेगा। अब यहां पे एफ नेट जीरो है क्या? यहां पे नेट फोर्स जीरो है? सर हमें नहीं पता, कैलकुलेट कर लो, वैसे तो आंखों से भी दिख ही रहा है। एक प्लस क्यू ई प्लस आई कैप में है, और एक क्यू ई माइनस आई कैप में है, तो ये क्या आ गया? जीरो आ गया। जीरो आ गया तो ये मूव नहीं करेगा, मतलब डायपोल मूव तो नहीं करेगा, डायपोल मूव नहीं करेगा। क्लियर? अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात समझना, आप डायपोल को ना इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे भी रख दो, डायपोल को किसी भी एंगल पे रख दो, किसी भी ओरिएंटेशन में रख दो। यहां पे क्या वर्ड यूज किया जाता है बेटा? यहां पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं कि किसी भी ओरिएंटेशन में रख दो, मतलब किसी भी एंगल पे रखो, टेढ़ा करके रखो, जैसा भी रखो, इन ऑल ओरिएंटेशन, इन ऑल ओरिएंटेशन एफ नेट क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। एफ नेट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। सर कैसे? आपने डायपोल ऐसे करके रख दिया यार, अब इस पे इधर लग जाएगा, इस पे इधर लग जाएगा, नेट फोर्स तो अभी भी जीरो है, नेट फोर्स तो अभी भी जीरो है। ठीक है सर, मैं तो ऊपर नेगेटिव लूंगा ऐसे, और ऐसे रखूंगा, रखो, इस पे इधर क्यू ई, इस पे इधर क्यू ई, तो नेट फोर्स तो अभी भी जीरो है। तो किसी भी डायरेक्शन में आप रखो, किसी भी एंगल में आप रखो, तो उसके लिए सीधा सीधा एक वर्ड क्या है? किसी भी ओरिएंटेशन में आप रखो, नेट फोर्स हमेशा ही क्या रहेगा? जीरो रहेगा। इन, मजे की बात क्या है? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडीशन क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर आपने नॉन यूनिफॉर्म में रख दिया, अगर आपने नॉन यूनिफॉर्म में रख दिया मेरे बच्चे, तो वो जीरो नहीं होगा। वहां पे नेट फोर्स हमें नहीं पता कहां पे जीरो होगा, कहां पे नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? तो वो मूव करेगा वहां पे। हमारे सिलेबस में, हमारे केसेस में हमें कहा क्या पढ़ना है? हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म पढ़नी है। जेई एडवांस में नॉन यूनिफॉर्म भी आती है, हाँ आती है बेटा। ठीक है, लेकिन अगर मैं अभी इस टॉपिक को स्पेसिफिकली सीबीएसई के लिए रखूं, तो सीबीएसई में सिर्फ आपको यूनिफॉर्म ही पढ़ना है, और ज़्यादातर में यूनिफॉर्म ही आती है। ठीक है, कंपटीशन में भी ज़्यादातर केसेस आपके यूनिफॉर्म फील्ड के होते हैं। ठीक है, चलो, ये मूव तो नहीं करेगा, इतना तो सर समझ आ गया। अच्छा, अब क्या ये आपने इस पे क्या कर रखा है भाई? अब आप इसको प्रैक्टिकली समझो, इसको आप इधर खींच रहे हो, ये इधर खींच रहे हो, ये घूमेगा नहीं, ये ऐसे करके घूमेगा नहीं, है घूमेगा नहीं क्या? हाँ सर, घूमता हुआ तो दिखाई दे रहा है भाई, घूमता हुआ तो ये दिखाई दे रहा है। ये चीज ऐसे करके घूमेगी? हाँ सर घूमेगी, है ना। क्यों घूम गई भाई? ये घूमने का मतलब क्या था?
घूमने का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज जब आप घुमा रहे हो तो उसका मतलब क्या है? यहां पे टॉर्क इज डेवलप्ड। टॉर्क डेवलप हुआ होगा जब भी चीज आप घुमा रहे हो। अगर कोई चीज घूम रही है, देखो फोर्स तो आगे तो चलेगी नहीं, ये नहीं है कि डायपोल थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा तो होने नहीं वाला, नहीं होने वाला। लेकिन मेरी आंखें मेरे को एक चीज ये तो कह रही हैं कि भाई घूमता हुआ तो दिखाई दे रहा है ये, घूमता हुआ तो दिखाई दे रहा है। अपना पेन है यार, दोनों साइड से खींचने लग जाओ। ठीक है, दोनों साइड से खींचने लग जाओ, धागा बांध दो उसमें, खींचो, और वो क्या करेगा, एकदम सटाक से घूमेगा। और घूम के ना, एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, एक्सपेरिमेंट करके देखो। एक चीज और आपको देखने की मिलेगी क्या? आपका जो पेन होगा ना, वो बेटा ऐसे आगे रुकेगा, हॉरिजॉन्टल में आगे रुक जाएगा, फिर नहीं घूमेगा, है ना? तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि नेट फोर्स तो जीरो है, फोर्स के कारण आगे तो नहीं चल रहा, लेकिन जो ये फोर्स लगा, ठीक है, जो ये फोर्स लगा उसके कारण टॉर्क डेवलप हो गया। हमारे फोर्स ने, इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो फोर्स लगाया ना चार्जेस पे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कारण इसमें टॉर्क डेवलप हुआ है। ठीक है, दिस टॉर्क इज डेवलप्ड बाय द फोर्स। क्लियर है? फोर्स ऑन डाइपोल क्रिएट्स टॉर्क। फोर्स के कारण टॉर्क होता है। जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ ना, टॉर्क क्या है? टॉर्क भी एक फोर्स ही होता है। टॉर्क को भी हम क्या मानते हैं, एक फोर्स मान लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, टॉर्क क्या होता है? फोर्स के कारण डेवलप होता है। ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे कि आपने अपना डोर ओपन करने के लिए टॉर्क लगाया। ऐसा बोलते हुए सुना है किसी को कि भैया डोर ओपन करना है, क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे, टॉर्क लगाओगे? क्या लगाओगे? सर टॉर्क लगाएंगे, घुमाना है। दरवाजे वाला एग्जांपल बहुत बार किया हुआ है, हैंडल भी हमको पता है क्यों कॉर्नर पे लगे होते हैं, है ना? तो सर टॉर्क लगाते हैं घुमाने के लिए। अरे टॉर्क नहीं लगाते हो, लगाते तुम फोर्स हो। आपके फोर्स ने उस दरवाजे में टॉर्क डेवलप कर देता है। ठीक है, नहीं नहीं सर, फिर हम टैप पे ना, टैप पे तो हम घुमाते हैं। टैप जब हम ऑन करते हैं तो हम तो क्या करते हैं, टॉर्क लगाते हैं। वहां पे भी आप क्या कर रहे हो, ध्यान से केयरफुली ऑब्जर्व करना। फोर्स लगा रहे हो बच्चे, फोर्स लगा के टॉर्क डेवलप होता है आपके फोर्स के कारण। फोर्स, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, पता नहीं आपने क्लास 11th, अगर जिसने कॉम्पिटिटिव वे में की है उसको तो बहुत अच्छे से पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब कुछ बच्चों ने नहीं की है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी साथ लेके चलेंगे। अदरवाइज तो मेरे को एक 10 सेकंड में ये खत्म था कि हाँ भैया ये फोर्स है, इसके कारण टॉर्क डेवलप होगा। फोर्स के कारण क्या होता है, टॉर्क डेवलप होता है। अब कितना टॉर्क डेवलप हुआ उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो ये हमारी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्या रखा हुआ है, डायपोल रखा हुआ है। जो डायपोल इस फील्ड से थीटा एंगल पे है, जो डायपोल इस फील्ड से क्या है, थीटा एंगल पे है। और इसका डायपोल मोमेंट कहाँ होगा, इधर ही होगा सर। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, डायपोल मोमेंट हो गया। डायपोल के बीच का सेपरेशन कितना है, डी है। डायपोल के बीच का सेपरेशन कितना है, हम डी लेके चल रहे हैं। आपको 2a से करवाया हो स्कूल में तो बेटा 2a लेके चल लेना, 2l से करवाया हो तो 2l लेके चल लेना। अब क्या होगा, है भाई, मुद्दे की बात पे आते हैं, क्या होगा? इधर एक फोर्स लगेगा क्यू ई, इधर एक फोर्स लगेगा क्यू ई। अब ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन द डायपोल विल क्रिएट टॉर्क। हाँ जी सर, ओके है इतनी बात। फोर्स ऑन डायपोल विल क्रिएट
टॉर्क। ठीक है, डायपोल क्या करेगा, घूमेगा, घूमेगा, टॉर्क लगा है। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था, टॉर्क को हम टाउ से लिखते थे, टाउ। देखो, टॉर्क को दो तीन तरीके से निकाला जा सकता था, या तो आप फोर्स को रिजोल्व कर लो, या फिर आप क्या कर लो, लेंथ को रिजोल्व कर लो, ठीक है, सेपरेशन डिस्टेंस को रिजोल्व कर लो, ठीक है, या फिर दोनों को ही आप वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में लिखो। तो अगर, अब देखो, दोनों फोर्सेस के बीच में टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आइदर फोर्स, कोई भी फोर्स ले लो, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये हमारे टॉर्क का फॉर्मूला है। तो एक फोर्स तो ये है भाई, लाइन ऑफ फोर्स ये है, और एक लाइन ऑफ फोर्स हमारी ये रही। इन लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच में अगर मैं यहाँ से उठाऊं, ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। दिस इज आर परपेंडिकुलर। अब ये आर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, डी साइन थीटा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डी साइन थीटा। तो आइदर फोर्स, फोर्स कितना है, क्यू इंटू ई इंटू डिस्टेंस, डी साइन थीटा। क्लियर है। अब इसको मैं थोड़ा सा इन दोनों को इकट्ठे करके लिख दें, क्यू और डी को, क्यू डी ई साइन थीटा। ऐसा करने से क्या होगा, शाबाश, क्यू इंटू डी क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आई, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। क्लियर है। अब अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये क्या है, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है बेटा, ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, टॉर्क की वैल्यू क्या आई, पी ई साइन थीटा, और ये थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन पी एंड ई, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। इसको हम लिखेंगे, तो ये कैसे लिखा जाएगा, पी क्रॉस ई। देखो, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट से आपको क्या मिलता है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, ये क्या है, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। डायरेक्शन, राइट हैंड रूल से आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन निकाल सकते हो। अच्छा, एक चीज ये मत कर देना, ई क्रॉस पी, ये चीज गलत हो जाएगी। पी क्रॉस ई होता है, ई क्रॉस पी नहीं आएगा, क्यों, इस केस में क्या आएगी, डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट, आपकी डायरेक्शन ऑपोजिट आएगी। क्रॉस प्रोडक्ट का पढ़ा हुआ है ना बेटा, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। और अगर आपको ये वेक्टर फॉर्म में ही दिए हुए, अगर आपको ये वेक्टर फॉर्म में ही दिए, जैसे पी हमारा पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, अगर हमारे ऐसे दिए हुए, तो हम कैसे करते हैं सोल्व, टॉर्क की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, आई माइनस जे, या छोड़ो, आई जे के, डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना आता है। पी क्रॉस ई है तो पहले पी की वैल्यू लिखोगे, पी एक्स पी वाई पी जेड, और ई एक्स ई वाई ई जेड। यहाँ से आप सोल्व करोगे और आपको टॉर्क भी किस में मिलेगा, एक वेक्टर फॉर्म में मिलेगा। टॉर्क भी किस में मिलेगा, एक वेक्टर फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन है बड़ा मज़ेदार। चलो।
अब ये जो फॉर्मूला है पी ई साइन थीटा, यहाँ से आपके पास क्या आती है, मैग्नीट्यूड आता है। डायरेक्शन कहाँ से आती है सर, दिमाग से आती है। ठीक है, डायरेक्शन के लिए आपको हाथ घुमाने पड़ेंगे। देखो भाई, यहाँ पे क्लास 12th में सीधा सीधा सा एक रूल पकड़ लो, आपके आगे कई सारी चीज़ें आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जब आएगी, आप ना अपने राइट हैंड का ही यूज़ करना, डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड का ही यूज़ करो। ठीक है जी, राइट हैंड वाला तरीका आपने सीखा हुआ है ना क्लास 11th में, नहीं सीखा तो सिखा देंगे। ठीक है, नहीं सीखा तो सिखा देंगे। राइट हैंड वाला तरीका यूज़ करो, राइट हैंड वाले तरीके से ही सारी की सारी डायरेक्शन निकाली जा सकती है। मैग्नेटिक फील्ड में कई चीज़ें ऐसी होंगी, आपके स्कूल में कई बार ऐसा होगा, कहीं पे लेफ्ट हैंड यूज़ करवा रहे हैं, कहीं पे राइट हैंड रूल, कहीं पे लेफ्ट हैंड रूल। तो मैं कहता हूँ आप एक राइट हैंड रूल पकड़ के देखो, उसी से आपकी सारी चीज़ें निकल जाएंगी, उसी से आपकी सारी डायरेक्शन निकल जाती हैं। ठीक है, अब चलो इसमें बनाते हैं केसेस। कैसे कि अगर थीटा हमारा क्या हुआ, ज़ीरो हुआ, थीटा हमारा क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। थीटा ज़ीरो होने पे दिखेगा कैसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी और डायपोल भी हमारा इसी डायरेक्शन में हो, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आई, ज़ीरो। टॉर्क की वैल्यू क्या आई बेटा, ज़ीरो आई। समझ गए। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ सीखनी है, मैंने आपको बोला था ना कि पेन पेन आपका सीधा हो जाएगा बिल्कुल। तो सीधा होके, अब जब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, उसको उस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। टॉर्क क्यों नहीं लग रहा भाई उस पर, भाई ये जो सिस्टम था ना, ये इक्विलिब्रियम में आ गया। ये किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ चुका है। अगली क्लास में मैं आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। यहाँ पे क्या हो चुका है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। ध्यान रखना, कल की क्लास में पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। क्लियर है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया है। मतलब क्या है कि यार आप, हमने बात की थी किसी भी ओरिएंटेशन में रखो, आप किसी भी ओरिएंटेशन में रखो, तुम डायपोल को जैसे मर्जी छोड़ दो, किसी भी एंगल पे छोड़ दो, वो अपने आप को इस सिचुएशन में लाने की कोशिश करता है। आई रिपीट, ये क्वेश्चन आपसे कॉन्सेप्चुअल की फॉर्म में पूछा जाता है कि डायपोल पे टॉर्क कब नहीं लगता, जब डायपोल की अलाइनमेंट कैसी हो, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल सेम ओरिएंटेशन में है, तब उस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा। वो किस स्टेट में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा। ठीक है। और आप दूसरे तरीके से क्या कह सकते हो कि भैया डायपोल हमेशा अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। ठीक है, इस लाइन को मेरे को ऐसा लग रहा है कि लिख देना चाहिए, डायपोल अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। क्लियर है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायपोल को किसी भी डायरेक्शन में छोड़ो, वो कैसे अलाइन करना चाहेगा अपने आप को, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, दूसरा केस, दूसरा केस क्या बनेगा इसमें, अगर आप उल्टा रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, आपने डायपोल रख दिया ऐसे। अब यहाँ पे एंगल कितना होगा, पाई रेडियंस। एंगल क्या होगा, पाई रेडियन। पाई पे साइन पाई क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, ज़ीरो होगा।
टॉर्क क्या होगा, ज़ीरो होगा। सर यहाँ पे भी टॉर्क ज़ीरो है। हाँ बेटा, यहाँ पे भी टॉर्क ज़ीरो है। तो सर ये भी क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे भी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हुआ। आपने तो कहा अभी कि डायपोल अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन इस केस में भी हमारा क्या है, जीरो आ रहा है। जीरो तो आ रहा है बेटा, लेकिन यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, यहाँ पे ये अनस्टेबल रहता है। सर आपको कैसे पता लगा? कल को तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, कल को तुम्हें पता लग जाएगा जब भी इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, या जिस बच्चे ने क्लास 11th में अच्छे से कर रखा है, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन वगैरह, उसको इक्विलिब्रियम का पता है, तो उसको समझ आ रहा होगा कि क्यों। क्योंकि जैसे ही इसको छेड़ोगे ना, ये दोबारा से अपने आप को अलाइन करेगा किसकी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। क्योंकि वहां पे देखो यार, सिंपल सी बात बताता हूँ, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है ना, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं पोटेंशियल एनर्जी भी बताऊंगा, इक्विलिब्रियम भी बताऊंगा। तो उस केस में यहाँ पे देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आती है, मैक्सिमम आती है तो ये अनस्टेबल है। यहाँ पे मिनिमम आती है, मिनिमम आती है मतलब ये स्टेबल है। ठीक है, मिनिमम आती है, ये क्या है, स्टेबल है। क्लियर? अगर सर तीसरा केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, हमने डाइपोल को ऐसे रख दिया, थीटा 90 डिग्री, या बोलो π/2 रेडियंस। π/2 रेडियंस होगा तो टॉर्क क्या लगेगा यहाँ पे, पीई मैक्सिमम लगेगा। क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। पीई साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। अच्छा, ये घूमेगा, हाँ बिल्कुल। ठीक है, रोटेट करेगा ये यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे ये गोल 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 चक्कर लगाएगा। ये गोल 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 क्या करेगा, चक्कर लगाएगा ऐसे, ओमेगा वेलोसिटी से। अब थोड़ा थोड़ा मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसको एडवांस के साथ, मतलब कंपटीशन के साथ। इस पे आगे आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये मैक्सिमम होती है। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, ये मैक्सिमम होती है। अगर नीचे की तरफ रख दो, ठीक है, नीचे की तरफ रख दो, तब भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। दो, लेकिन उस टाइम पे क्या आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। उस टाइम पे क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्लियर है? तो ये तीन केसेस ध्यान रखना। और मैं आगे लिख रहा हूँ कि टॉर्क की वैल्यू बेटा ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है, ये सिंपल इसको हटाओ और सीधा लिखते हैं, टॉर्क मिनिमम कितना हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, प्लस माइनस पीई। ठीक है, प्लस माइनस पीई। देखो, θ/2 ले, π/2 ले, तो आपका प्लस ई आएगा। 3π/2 लोगे तो माइनस में आएगा। वैल्यू, साइन की वैल्यू बेटा -1 से 1 पे चलती है। ठीक है, साइन की वैल्यू कहाँ चलती है, -1 से 1 पे चलती है। आपने ITF वगैरह पढ़ा है, या लास्ट सेशन में, लास्ट क्लास 11th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें पता है। ठीक है, क्लियर है? तो टाउ मैक्स प्लस माइनस पीई, टाउ मिनिमम ज़ीरो हो सकता है। तो किसी पे टॉर्क मैक्सिमम कितना लगेगा, P/E के बराबर। चलो, आज के लिए आपका ये होमवर्क है, क्विज 2। इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास के एंड में मिलेगा, तो देखते रहना भाई, कल का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच।